नमस्कार साथियों। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। हम एचएपी को कवर अप कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, और ये बेसिकली चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि जो टॉपिक लेफ्ट ओवर रह गए थे, ट्रांसपोर्ट्स एंड सेल डिवीजन, और एक और टॉपिक रह रहा है सेल कम्युनिकेशन एंड जंक्शंस। ठीक है, तो बाकी के आखिरी दो टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कवर अप करने के लिए, क्योंकि अब बायो है तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाला है। तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने अ, इसे सेपरेट वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, जो कि हमारा रहने वाला है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। इसका सबसे पहले तो हम अर्थ समझते हैं कि इसका एक्चुअल अर्थ होता क्या है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन का मतलब कि जो आपका जो बॉडी का ढांचा है, हमने पहले पढ़ा है कि किस चीज़ से बना है, सेल एंड देन टिश्यू एंड देन ऑर्गन्स। तो जो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट जो है आपका, वो है सेल। और सेल जो है बेसिकली, अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो उसमें जो आउटर कवरिंग होता है वो किसी क्या होता है, दैट इज योर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन होता है। और कौन सा मेम्ब्रेन होता है? प्लाज्मा का मेम्ब्रेन होता है। ये सब हमने देखा है ऑलरेडी कि प्लाज्मा का मेम्ब्रेन होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है। अब सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब भी मैंने बताया था आपको कि वो जो है सेलेक्टिव पार्ट्स को ही अलाउ करता है कि आप अंदर जाओगे या बाहर जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और सेल ने बोला कि हाँ ठीक है अंदर आ जाओ। आप सेल के अंदर क्या हो सकता है कि कोई चीज़ हार्मफुल हो तो वो तो डैमेज करेगा ना। तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल बोला गया है। इसको एक मतलब ये हमारा नेचर है, एक आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू पास वाइल रेस्ट्रिक्टिंग अदर। मैंने पहले ही बताया कि ये कुछ ही स्पेसिफिक सब्सटेंस को पास करने में हेल्प करता है, और दैट इज व्हाट, ट्रांसपोर्ट। तो इसी को तो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज का जाना। ठीक है, अब आगे बात करें तो ये कैसे होता है। मेन चीज तो हमें यही जानना है ना कि एक्चुअली ये बॉडी में या सेल में होता कैसे। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि मेनली दो मेन इसके प्रोसेस है, जो कि दो मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मेनली हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट है वो अकर करता है। पहला तो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और दूसरा एक्टिव है। यहाँ पे तीसरा भी बताया गया, ये लेस इंपॉर्टेंट है, मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आते, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये भी एक मेथड है आपके ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन का। तो हम ईच एंड एवरी स्टेप को एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो हम पहले तो बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव। आप ये जानो कि पैसिव मतलब कि स्लो काम करने वाला। इसको मतलब किसी की जरूरत नहीं है, खुद अपना बैठा रहेगा, आराम से काम करेगा, तो इसको किसी का मतलब नहीं है। और एक्टिव का मतलब क्या होता है कि हाईली एक्टिव है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा फास्ट काम करना होता है। तो अगर ज़्यादा अच्छे से काम करना होगा तो फिर तो इसके सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि क्या सपोर्टर होता है और कैसे काम करता है। पहले हम अच्छे से पैसिव ट्रांसपोर्ट की करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें ब्लैक लाइन से मेंशन है, आप इस पे फोकस करेंगे। और जब भी एग्जाम में आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह को, तो इस टर्म को आप पक्के से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो सब्सटेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से जो है ना लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है? ये नया टर्म है, कुछ बच्चों के लिए कॉमन होगा, फिर मैं बताता हूँ। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए इसको एक एग्जांपल के समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ये सेल है। ठीक है, और सेल है, ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे कुछ मान लेते हैं रैंडम कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लो इसका जो है हाई कंसेंट्रेशन है। ये जो है, ये वाला पार्ट आपका जो है वो हाई कंसेंट्रेशन वाला पार्ट है। ठीक है, और अंदर जो है आपका कंसेंट्रेशन जो है बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये बीच में जो है ना, बीच में ये एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब इसको दिखता है कि यार इधर तो कम है, हम आसानी से जा सकते हैं। तो ये मूवमेंट जो है हाइयर टू लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करना शुरू कर देता है, एंड दैट इज योर व्हाट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। यही तो है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये पूरे होल फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हम मेन डिफिनेशन समझ लिए। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे स्टेप है, बहुत सारे प्रोसेस है जो कि अलग अलग तरीके से
अपना काम करता है, अपना फंक्शन करता है, उसको हम एक-एक चीज़ एक-एक तरीके से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। पहला क्या है आपका सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा क्या है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा क्या है ओस्मोसिस, ठीक है? इसमें से आपने ओस्मोसिस पढ़ा होगा, फिर मैं एक-एक चीज़ को बताऊँगा, डोंट वरी। सिंपल डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन का भी सेम मतलब होता है लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी वही होता है, सेम चीज होता है, हायर टू लोअर। तो इसमें भी आप याद रखेंगे कि जब भी डिफ्यूजन का डिफाइन करने के आए तो मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मेनली इससे मूव करते हैं और इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई प्रोटीन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मेनली एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं ही होता है क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड है, ठीक है? अब अगर हम बात करें फैसिलेटेड डिफ्यूजन की, ठीक है? अब फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन था, वो बिना किसी हेल्प के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, उसको पता लगाता है कि अच्छा यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमको मिल रहा है, मतलब कंसंट्रेशन वेरी है, तो मूव कर जाता है। लेकिन फैसिलेटेड में ऐसा नहीं होता है। फैसिलेटेड में क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे आपके ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, उसको ना एक चैनल की जरूरत होती है। आप चैनल बोल लो या एक कैरियर की जरूरत होती है। कैरियर मतलब भी बोल सकते हो सपोर्टर की। ये बेसिकली एनर्जी नहीं है, एक कैरियर है। कैरियर बोले तो जैसे मान लो ये कैरियर है आपका, ठीक है? अब कोई सब्सटेंस को मूव करना है, मान लो ये डैश सब्सटेंस को मूव करना है, तो ये कैरियर क्या करेगा, ये सब्सटेंस जाके इस पे चिपक जाएगा, ठीक? अब ये सब्सटेंस पे क्या करेगा कि ये चिपक गया कैरियर, ये अंदर चला गया। अब ये कैरियर क्या करेगा कि मान लो आपका ये सेल है, ठीक है? तो ये कैरियर क्या करता है कि ये सेल के अंदर इसको ले जाता है और फिर वो सब्सटेंस को छोड़ देता है। तो लाइक दैट आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन पूरा अच्छे से फॉलो होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि एटीपी का यूज नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि एटीपी का यूटिलाइजेशन क्या फैसिलिटेड डिफ्यूजन में होता है? आप ट्रू फॉल्स या 1 मार्क्स क्वेश्चन में ही आ सकता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो आपका है ओसोमोसिस, ठीक है? ओसोमोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परमेबल नहीं है, सेमी परमेबल, ठीक है? मतलब सेमी परमेबल का मतलब भी होता है सेलेक्टिवली परमेबल, लाइक योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इस इसमें भी कुछ चीजें ही पास आउट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, सेलेक्टिव चीजें ही पास आउट हो सकते हैं। और ये जो है, यहाँ ध्यान रखेंगे लो टू हाई, ठीक है? डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई टू लो होता है ना? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे क्या होता था, हाई टू लो होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लो टू हाई हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज को आप बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे लो टू हाई हो रहा है। बेसिकली जो पैसिव आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो पूरा कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड होता है। ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको सिंपली समझाने की कोशिश किया है। देखो यहाँ पे जैसे है, ये कंसंट्रेशन है आपका, है ना, आउटसाइड, अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, तो ये ऊपर से अंदर की ओर मूव कर रहा है ना। अब बात करते हैं फैसिलिटेट की। ये मैंने बोला एक कैरियर होगा, लाइक ये प्रोटीन हो सकता है। अब ये गया, कैरियर इसको सपोर्ट करेगा और फिर इसको बाहर भेज देगा। ये मेनली किसके लिए होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए। और ओसोमोसिस में क्या होता है कि जो लोअर है, लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर की तरफ मूव होता है ना। इसमें भी कोई एटीपी का, बेसिकली एटीपी का मतलब, एटीपी अगर आ रहा है टर्म, मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए से एटीपी, ए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में तो ये बिल्कुल आप भूल जाओ कि पैसिव में इसका रो यूज होता है। एटीपी का तो यूज बिल्कुल ही नहीं होता है पैसिव में। तो पैसिव में आपको एटीपी का, हाँ फैसिलिटेटेड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन होता है, न कि वो एटीपी होता है, ठीक है? तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने बताया पैसिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस होता है, और एक्टिव जो होता है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है? ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, मैं बताऊंगा कैसे। बेसिकली लो टू हाई, और इसमें क्या यूज होता है, एटीपी। अब मान लो ये आपका सेल है, ठीक है? और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, कम है, ठीक? और अंदर का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है? मान लो डैश डैश डैश, ये कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है, तो ये लो से हाई जा रहा है ना? लो से हाई जा रहा है एक्टिव में, ठीक है? ये मान लो ये लोअर रीजन है और ये अंदर हाइयर रीजन है। लो से हाई जाने के लिए एक हाई कंसंट्रेशन है, तो लो के रिपल करेगा, बोलेगा यार तुम क्यों आ रहे हो यार, मैं तो ऑलरेडी फुलफिल्ड हूँ। तो क्या होता है यहाँ पे जो होता है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है आपका बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है, इस चीज को मूव करने में। एटीपी बेसिकली आपका क्या है, दैट इज योर एनर्जी करेंसी, बेसिकली सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय योर माइटोकॉन्ड्रियल, दैट वी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो, ठीक है? अब ये भी कुछ अलग अलग स्टेप्स में होते हैं। पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसफर में क्या होता है कि आप सिंपली याद रखो कि एटीपी को जो डायरेक्टली यूज करता है, इसमें कोई लोचा नहीं है, एटीपी आता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में लोअर टू हायर को मूव करता है। एग्जांपल की बात करें तो सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज योर ब्रेन में जब होता है सिग्नलिंग के थ्रू, तो ये काम करता है, ठीक है। 3 सोडियम अंदर, 2 पोटेशियम बाहर, आपने ये पढ़ा होगा। और एटीपेज इज बेसिकली योर एंजाइम, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे ये एंजाइम जो है एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक ड्रग होता है सल्फोनालिमाइड, उसके एक्टिवेशन एक्टिवेशन में भी काम करता है, ठीक है। ये जब आप मेडिसिनल में आओगे फोर्थ फिफ्थ सेम में, तो वहाँ आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। बेसिकली दैट इज योर एटीपेज, Na प्लस Ka प्लस एटीपेज इज दैट बेसिकली एंजाइम दैट हेल्प इन सोडियम पोटेशियम पंप। सेकेंड इज योर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेनली क्या करता है कि एनर्जी को पहले स्टोर कर लेता है, ठीक है, पहले एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जैसे ही उसको दिखता है, अरे यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मेरे को काम करना है ना, तो फिर क्या करता है कि उस जो स्टोर्ड है ना, स्टोर्ड जो एनर्जी उसको यूटिलाइज करता है। तो ये डायरेक्टली एटीपी को यूज नहीं करता है कि एटीपी बॉडी में बन रहा है, सेले बन रहा है, वहां से एटीपी को लिए फिर कंसंट्रेट, ऐसा नहीं है। वो पहले से एटीपी अपने पास रखता है और जहां जरूरत पड़ता है वहां पे उसको खर्च कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपका मेंशन है। आप एग्जांपल मेंशन करेंगे तो फिर एग्जामिनर का प्रभाव अच्छा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के साथ बेसिक ब्रीफ दिया है। दैट इज योर आउटर सेल कवरिंग, है ना। आउटर सेल कवरिंग किस चीज का बना था, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल आपने सबने पढ़ा था। दैट इज योर हेड, है ना, और दैट इज योर टेल। हेड इज योर हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज योर हाइड्रोफोबिक। हेड जो है, ये जो रीजन होता है लिपिड बाइलेयर होता है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपने सबने पढ़ा है। और ये वाला जो होता है वो प्रोटीनस होता है, दैट इज योर प्रोटीन चैनल, ठीक है। तो ये लो कंसेंट्रेशन है, आप देखो यहाँ पे 4 ही मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या है, हायर कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे देखो ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। तो एटीपी यहाँ पे आया, एटीपी अपने आप को फॉस्फोराइलेट किया, एडीपी प्लस P1 फॉस्फेट 1 में तोड़ा, एंड देन मूवमेंट जो होता है लोअर टू हायर की तरफ मूव करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पैसिव में क्या होता है कि टुवार्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और एक्टिव में क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज योर लोअर टू हायर। यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, दैट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव में एटीपी का बिल्कुल सोचना ही नहीं है, एटीपी का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे तो कुछ हार्मफुल तो है नहीं, मे भी कहीं पूछ दे एग्जामिनेशन, अगर डीप जाना चाहे तो पूछ सकता है। दैट इज इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। देखो, इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, आप समझोगे कि गल्फ करना। गल्फ करना आपने जब पढ़ा होगा, तो एल्गी जो होता है, एल्गी सेल जो होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो रीजन है, अपने जो जो फूड है उसको क्या करता है, ये फूड है मान लो, ये इस रीजन में जाता है, ठीक है। अब ये रीजन क्या करता है, इसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। अब ये रीजन गया, और ये रीजन क्या करता है, इसको इनगल्फ कर लेता है, मतलब यहाँ पे अटैच्ड हुआ और ये इसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है। और फिर ये जो है मूव कर जाता है। दैट होल फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे होता है। ये एक तरीके का बल्क ट्रांसपोर्ट है, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। इनवर्ट की तरह, ये बाहर की तरह, इनवर्ट की तरह मेनली करता है। लार्ज मॉलिक्यूल में क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, मतलब खा रहा है एक तरीके से, ठीक है। और एक वेसिकल बना रहा है और फिर अंदर साइटोप्लाज्म मिला के उसको छोड़ दे रहा है। मैंने आसानी से समझाया, देखो यहाँ पे आपने क्लियरली मेंशन है, ये इंडोसाइटोसिस है, ठीक है। ये देखो सब्सटेंस आया, है ना, ये सब्सटेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको इनगल्फ किया और इनगल्फ करके अंदर जाके इसको छोड़ दिया, दैट इज योर इंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या करा, मान लो किसी सब्सटेंस को बाहर फेंकना है, सेल से बाहर फेंकना है मुझे, तो क्या किया कि सब्सटेंस को लिया, वेसिकल्स बनाया, है ना, और फिर उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर फेंक दिया, दैट इज योर एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डब्ल्यूबीसी इनगल्फिंग पैथोजेंस, जब पैथोजन का अटैक होता है, डब्ल्यूबीसी क्या है, आपका प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट है एक ब्लड का, है ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपने पढ़ा होगा, प्लेटलेट्स प्लाज्मा। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। पैथोजन क्या करता है कि उसको इनगल्फ करता है और मार देता है, ठीक है। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे बेस होता है। और ये जो है ना इंडोसाइटोसिस, बेसिकली दो दो टाइप्स होता है। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को खा जाने वाला, सॉलिड चीज होगा, सेल को खा जाएगा, सेल को खाया, अंदर लेके गया सेल के अंदर, और फिर उसको बाहर निकाल दिया जहां भेजना है। और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। पीनो मतलब लिक्विड, आप ध्यान रखेंगे, पीनो मतलब पीना, पानी पीते हैं ना, तो पीनो पानी पी रहे, दैट इज योर लिक्विड। एंड फैगोसाइटोसिस दैट इज योर सॉलिड। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सोसाइटोसिस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, वेसल्स फ्यूज विथ मेम्ब्रेन एंड रिलीज सब्सटेंस आउटसाइड। इसमें क्या है, इसमें जो है आउटसाइड, उसमें क्या था, इनसाइड था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होंगे, ठीक है। मैं एक एक चीज को ब्रीफ कर रहा हूँ।
तो यहाँ तक आपका ट्रांसपोर्ट था। ट्रांसपोर्ट में आपने क्या-क्या देखा? पैसिव, एक्टिव एंड एंडोसाइटोसिस। पैसिव भी फर्दर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में टूटता है। फिर एक्टिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। और एक्टिव मतलब एटीपी, पैसिव मतलब नो एटीपी, दैट इज योर सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इन सारे चीजों का आपको याद रखना है। सेल डिवीजन। अब देखिए, जब भी हम ग्रो करते हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, फिर 3-4 साल बाद छोटा हाइट होता है, फिर बड़ा होता है, फिर एडल्ट में जाता है, फिर वो ओल्ड एज में जाकर उनका डेथ हो जाता है। तो देखते हैं बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो कैसे होता है? एज ऑटोमेटिक तो नहीं है, बट आवर बॉडी वर्क लाइक अ मशीन, आवर सेल डिवाइड। ठीक है, सेल क्या करता है? खुद से डिवाइड होता है अंदर। ठीक है, और फिर एक सेल से डिवाइड होकर दूसरे सेल को बनाता है। अब देखेंगे कि कैसे बनता है। तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिससे कि पेरेंट सेल, ठीक है, जो पहले सेल हमारे बॉडी में मौजूद है उसको पेरेंट सेल बोलेंगे, वो क्या करता है? दो या दो से ज्यादा डॉटेड सेल को क्रिएट करता है। ठीक है, आप मियोसिस एंड माइटोसिस पढ़ोगे। माइटोसिस से मेनली 2 डॉटेड सेल्स बनते हैं, मियोसिस से मेनली 4 डॉटेड सेल्स बनते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये मेनली किस में काम करता है? ग्रोथ में। तो सेल डिवीजन में हमने क्या देखा था कि ग्रोथ एंड रिपेयर हो रहा है। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में भी काम करता है। सब चीज हम एक एक चीज को देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें, सेल साइकिल, जिसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली सेल साइकिल्स एक्चुअली कब कब सेल जो है कैसे कैसे काम करता है, बेसिकली हम उसी को देखते हैं। अभी देखो कि सेल साइकिल एक्चुअली है क्या। सेल साइकिल में मेनली 3 फेज होते हैं, मेनली 4 फेज होता है। फर्स्ट इज योर G1 फेज, जिसमें कि क्या होता है? सेल ग्रो करता है। आप फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना, बस चार्ट को देखो ध्यान से। सेकेंड इज योर एस फेज, जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि किस फेज में क्या काम हो रहा है। फिर जो है सेल जो है G2 फेज में जाता है। इसके बीच में एक फेज होता है G0 फेज, ठीक है, जो कि रेस्टिंग फेज होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक। फिर G2 फेज में जाता है, जहाँ पे कि प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है। और बेसिकली जो हमें पढ़ना है दैट इज योर एम फेज, जहाँ पे म्यूसिस एंड माइटोसिस टेक प्लेस हो रहे हैं, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेज हैं, हम सबको बारीकी से देखेंगे। फिर साइटोकाइनेसिस होता है एंड देन योर सेल गेट रेडी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। अब बात करते हैं कि जो आपका जो सेल डिवीजन है वो एक्चुअली होता कैसे है। तो मेनली ये दो तरीके से होता है। पहला है माइटोसिस, दूसरा है म्यूसिस। सेल साइकिल मैंने बता दिया कि एक सीरीज ऑफ इवेंट है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड देन फर्दर मेटाफेज में जाता है। मा- तो अब देखते हैं माइटोसिस। ठीक है, हम माइटोसिस और म्यूसिस को जो है ना सेपरेटली स्टडी करेंगे, फिर उसके जितने भी फेजेस होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेल साइकिल हमने अभी देखा है जस्ट। तो माइटोसिस जो है ना एक तरीके का ऐसा सेल डिवीजन है, ध्यान दीजिए, मेन जो है ना आपको डिफरेंस समझना है कि एक्चुअली माइटोसिस होता क्या है, म्यूसिस होता क्या है। इसमें सिंगल पेरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब कॉपी, क्लोन बनाते हैं। दोनों के दोनों जो सेल होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉपी होंगे, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह भी करते हैं। ठीक है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, हमारे बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है? मेनली जो है 23 है ना, ये तो पता है ना आपको। 22 आपका सोमैटिक है, और जो दो 1 पेयर है जो आपका जो है जर्म सेल, जर्म क्रोमोजोम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअली जो माइटोसिस और मियोसिस जो है होता कैसे। इसमें जो है दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, सेकेंड इज योर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब हो गया न्यूक्लियर। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, मतलब इसमें जो है न्यूक्लियस का मेनली डिवीजन होगा। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और साइटोकाइनेसिस की बात करें, ये क्या है? साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मैंने बताया डिवीजन। तो इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियाई का डिवीजन हो जाता है तो उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये आपका इसके अंदर मान लो ये न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो इसका डिवीजन होगा। ठीक है, ये जो है फर्दर जो है एक सेल बनेगा, और फिर इसमें एक एक अलग न्यूक्लियन, एक अलग न्यूक्लियाई। तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। लेकिन जब यही जो है साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे अपना, और ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, दैट इज योर साइटोकाइनेसिस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब बताते हैं कि अब जनरली होता क्या है कि आपका सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस।
डायरेक्टली साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो नहीं जाएगा, तो सबसे पहले आपका क्या डिवाइड करता है, दैट इज योर न्यूक्लियाई। पहले आपका न्यूक्लियाई डिवाइड करता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका प्रोफेज, ठीक है, फिर आता है मेटाफेज, ठीक है। आप एक एक चीज को ना ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ईच स्टेप में जो है ना कुछ चीजें आपको लगेंगी अरे ये तो बहुत सारी सिमिलर है, लेकिन एक हद तक वो डिफरेंस होता है। तो आप इस चीज को आप मेनली क्या करेंगे ना कि कैटेगराइज करेंगे कि चीजें डिफरेंस है क्या, कि माइटोसिस में ऐसा क्या अलग हो रहा था जो म्योसिस में नहीं हो रहा है, म्योसिस में ऐसा क्या हो रहा है जो माइटोसिस में नहीं हो रहा है। इसके बेसिस पे आप समझेंगे, ठीक है। आप कोई बायो के स्टूडेंट है नहीं, तो ज्यादा डीप आपको नहीं जाना है कि अंदर नहीं घुसना है ज्यादा, ठीक है। आपको बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप एग्जाम में लिख सको, ठीक है। बाकी बायो वाले लोग तो इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के 12th के बारे में होगा ऑलरेडी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम एक एक फेज को सेपरेटली देखेंगे, वॉच आउट करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं प्रोफेज का। ये आपका पहला स्टेप है माइटोसिस का। हम अभी सिर्फ माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ माइटोसिस के बारे में ही बात करेंगे, म्योसिस के हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सबसे बड़ा स्टेज है, क्या है ये, लॉन्गेस्ट स्टेज है माइटोसिस का, ठीक है, जिसमें कि क्रोमैटिन जो होता है, ठीक है, वो कंडेंस करना शुरू कर देता है, ठीक है। और क्रोमोसोम बंटने शुरू हो जाते हैं और सेल जो है प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है कि क्रोमोसोम अब सेपरेट हो जाएगा। क्रोमैटिन क्या होता है, जैसे ये जो है ना आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो आपका क्रोमोसोम है और ये जो पार्ट्स होते हैं ना दैट इज योर क्रोमैटिन, ठीक है। हम फोटो में भी समझेंगे कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है क्या। तो मेनली प्रोफेज में जो है ना चार फेज होते हैं। पहला क्रोमैटिन कंडेंस होगा, आपस में कंडेंस होने लगेंगे, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर जो है कंडेंस होंगे, ठीक है। फिर जो जितने भी क्रोमोसोम है टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो ज्वाइन होने लगेंगे सेंट्रोमेयर। हमने सेंट्रोमेयर बताया था कि माइटोटिक स्पिंडल बनाने में काम करता है, ठीक है ना। ये जो बीच में जो सेंट्रोमेयर होता है, यहाँ से आपका जो है ये जो है निकला हुआ रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये पूरा होल क्रोमोसोम है और डेट इज योर सेंट्रोमेयर, ठीक है। और इसके अंदर ही होता है काइंटोकोर, ये आपको ज्यादा डिटेलिंग करना नहीं है। दूसरा होता है माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। अब स्पिंडल क्या होता है हम भी देखेंगे। सेंट्रोसोम जो होता है, मेनली जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करता है तो स्पिंडल फाइबर से जाकर वो अटैच होता है, अभी हम देखेंगे। न्यूक्लियस जो है डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा और इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको मे बी लैंग्वेस्टिक में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको फोटो के थ्रू आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये प्रोफेज का एक टोटल ब्रीफ है, ठीक है। ये आपका टोटल पार्ट क्या है, होल पार्ट इज योर क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये देखो, ये जो क्रोमेटिड है ना आपस में जो है कंडेंस करना शुरू हो गए। ये जो वाला पार्ट है ना दैट इज योर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और अभी क्या होगा ना कि ये वाला जो पार्ट है देखो ये मूव करना शुरू कर दिया, क्रोमेटिड्स जो है इसके, मैंने बताया ये क्रोमेटिड्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर के टुवार्ड मूव करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। ये देखो ये मूव करना शुरू कर दिए। तो होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है उसके इन्वेलप खत्म हो जाते हैं, इन्वेलप ब्रेक हो जाते हैं, इसके अंदर जितने भी चीजें होते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। अब आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज यूरो सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम जो है एलाइन होता है, ठीक है, एलाइन करता है खुद को कहाँ के सेंटर पे, ठीक है। और एक जो है इसमें इमेजिनरी लाइन क्रिएट होती है इसमें मेनली, जब सेपरेट होता है तो एक इमेजिनरी लाइन के बिहाफ पे सेपरेट होता है। अभी हम फोटो के थ्रू इसको भी देखेंगे। तो पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होगा। अलाइनमेंट मतलब अपने आप को एक सीरीज वे में अलाइन कर लेगा, ठीक है, दो इक्वेटर पे, ठीक है। और ये जो है इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रहा है उसका इक्वल डिवीजन, मतलब दो डॉटर जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रहा है उसमें जो जीन जो है ना वो इक्वल जाए, ठीक है। तो उसमें कोई वो अलग ऐसा कुछ ना हो, ठीक। अब बात करते हैं हम स्पिंडल फाइबर की, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो अपोजिट सेंट्रोसोम अटैच करता है काइनेटोकोर से। मैंने बताया काइनेटोकोर क्या होता है और स्पिंडल फाइबर भी क्या होता है। फिर स्पिंडल चेक पॉइंट्स होता है जहाँ पे कि ऑल क्रोमोसोम सेपरेटली जाके अटैच होता है। ये अगले फेज में होता है, मेनली जो कंप्लीटली होता है वो एना फेज में। अब इसको फोटो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बेसिकली आप ये जो है ना आपका ये आपका एक इमेजिनरी लाइन बीच में बन रहा है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है ना अपने आप को एक इक्वेटर पे, इसको ना आप इक्वेटर पे मान लो, अपने आप को अलाइन करना शुरू हो गया, ठीक है ना, अलाइन कर दिया। और ये जब अलाइन हो जाते हैं तो ये दोनों पार्ट जो है ना क्रोमेटिड ये टूटना शुरू हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब स्पिंडल फाइबर पे जाना मूव करना शुरू कर देता है ना। तो अभी आपने मेटाफेज समझा, प्रोफेज समझा। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज योर एनाफेज, उसको देखते हैं और उसकी बात करेंगे हम, ठीक है।
ठीक है, तो अब हम एनाफेज को देखते हैं। एनाफेज जो है मेनली आपका थर्ड स्टेज है माइटोसिस का, और ये इस स्टेज में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, मैंने सिस्टर क्रोमेटिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं, वो खुद को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब टोटली सेपरेट हो जाता है और टोटली जो है ना अपोजिट पोल पे मूव कर जाता है। मेटाफेज में क्या हो रहा था कि सेंटर में जा रहा था, ठीक है, ताकि जो है डॉटर सेल से जाके अटैच्ड हो जाए। इसमें जो पहला स्टेप है, सिस्टोक्रोमेटिड पूरी तरीके से सेपरेट होगा, सेंट्रोमेर स्प्लिट होंगे, स्पिंडल फाइबर पुल करेंगे, है ना, वो जो फाइबर है उसको पुल करता है, ठीक है। फिर जो क्रोमेटिड है अपोजिट पोल पे जाता है और सेल का इलोंगेशन होता है। इसके डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जो है ये पूरा दिखा दिया है, आप इसको इसको भूल जाओ, मेनली आपको मैं दिखाता हूँ। ये मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, और ये जो है ना आपका अ, ये आपका मान लो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, दोनों अपोजिट पोल पे, ठीक है। ये आपका क्या अपोजिट पोल है। तो मेटाफेज में क्या होता था कि यहाँ सेंटर पे लाइन रहता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड जो है लाइक ये, ठीक है, एक पार्ट सिर्फ है ना, पूरा पार्ट नहीं क्रोमोसोम का, सिर्फ एक पार्ट, ये जो है जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों जो पार्ट है, ये देखिए अपोजिट पोल पे जाके यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये जाके अपोजिट पोल पे जाके अटैच हो गया। आपका ये सेंट्रोड बोलते हैं इसको, और ये आपका क्या है होली स्पिंडल फाइबर। थोड़ा इसमें मिस्टेकली स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड को बता रहे हैं, तो इस पर आप फोकस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं टीलोफेज, दैट इज द फोर्थ स्टेज एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द माइटोसिस। ये जो है ना ये क्या करता है, क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता है, अपोजिट पोल पे भेज देता है, और वहां पे जो है ना जो हम प्रोफेज में देख रहे थे कि न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो बाहर निकल रहे, डिसइंटीग्रेट है। अब यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम तो बन गया, सेंटर पे अपोजिट पोल्स पे गया, और यहाँ पे क्रोमोसोम जाके अटैच हो गया। अब इसके ऊपर जो है ना न्यूक्लियस का अपना कवरिंग बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस मेनली क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल को ही तो कंटेन करता है, दैट इज योर क्रोमोसोम्स। तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का कवरिंग होना शुरू हो जाता है, दैट इज योर न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम है डीकंडेंस होगा, मतलब फिर से आपस में कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म होंगे, ठीक है। मैं इस लाइन को बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ोगे जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज लिखा हुआ है। फिर न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर कोई रिपेयर शुरू हो जाएगा, और स्पिंडल फाइबर जो है उसका तो काम खत्म हो गया ना, तो डिसअपेयर हो जाएगा। मेनली क्या है कि एक सेल के अंदर जो है आपको मेनली क्या बनाना है, न्यूक्लियस ही तो बनाना है। तो आपका जो है न्यूक्लियस बन गया, और उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर क्रोमोसोम, वो बन गया, दैट इज योर माइटोसिस, जो कि आपका फर्स्ट फेज है। टेलोफेज देख लो, ये क्या हो रहा है, अभी मैंने क्या बताया, कैरियोकाइनेसिस है ना, ये देखो, सॉरी यहाँ साइटोकाइनेसिस को बोल नहीं सकते, ये कैरियोकाइनेसिस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो अलग अलग न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा है ना, दैट इज योर कैरियोकाइनेसिस। देखो ये न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस इन्वेलप भी आ गया, इसके अंदर वाले जो पार्ट है छोटे छोटे वो दैट इज योर न्यूक्लियोलस। इसके ऊपर भी बाद में क्या होगा कि कपड़िंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे जो है क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर फर्दर क्या होगा, यही सेल जो है ना आपस में टूट जाते हैं, दैट इज योर साइटोकाइनेसिस, और ये एक सेपरेट सेल हो जाता है और ये एक सेपरेट सेल हो जाता है, दैट इज योर आइडेंटिकल, जो कि दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तो हम बात करें मियोसिस की, जो कि माइटोसिस का बाद का फेज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फेज है। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है देखो, वो मेनली सोमैटिक सेल में होता है और ये मेनली किसमें होता है, जर्म सेल में, ठीक है। जर्म सेल्स का मतलब वैसे सेल दैट इज स्पर्म एनी जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 4 डॉटर सेल बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, वहां पे कितने सेल बन रहे थे, 2 डॉटर सेल। मियोसिस मतलब 4, ठीक है, यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है, 4 सेल बनेंगे यहाँ पे। और इसका आप खासा ध्यान रखेंगे, जिसमें कि जो होगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होगा वो सेपरेट होगा पेरेंट सेल से, ठीक है। और यही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐसे एक एक जेनेटिकली कैरेक्टर को एक पेरेंट से अनदर ऑफस्प्रिंग में कैरी करता है, ठीक है। मियोसिस जो है माइटोसिस की तरह नहीं है कि इसमें 4 फेज हो गए और खत्म हो गया। मियोसिस जो है 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस फेज में क्या क्या होता है, फिर वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 एंड एनाफेज टीलोफेज 2, ठीक है। मियोसिस सेकेंड जो है ना आप बोल सकते हो कि माइटोसिस जो है वो फुल्ली सेम प्रोसेस को कवर अप करता है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें 4 डॉटर सेल बनता है और मियोसिस में 2 सेल बनता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको प्रोफेज 1, क्योंकि ये जो है ना फर्दर क्लासिफाई है लैपोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, सेल इसमें सेल इस प्रोसेस में करते क्या है, हम एक एक चीज को देखेंगे, ठीक है।
मियोसिस वन को हम रिडक्शन डिवीजन ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस होता है। और मियोसिस टू में इक्वेशनल डिवीजन भी होते हैं, जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें इक्वल क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो जाता है। देख रहे हो यहाँ डिप्लॉयड है, दैट इज योर 2n, है ना। तो 2n सेल से जो है आपका एन सेल बनाता है, इसमें किसमें, मियोसिस में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। अब हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करते थे, इसमें भी लॉन्गेस्ट है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जो सिमिलर क्रोमोसोम है, आपस में पेयर अप होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और फर्दर प्रोसेस में जाते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज लैप्टोटीन, लैप्टोटीन दैट इज थिन थ्रेड। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो फिर से कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और जो है विजुअल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस खत्म होना शुरू हो जाएगा और जो है ना ऐसे क्रोमोसोम जिसमें कि टू सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक हो गया, ठीक है, और ये एक हो गया, ठीक है। ये जो दोनों पार्ट है ना दैट इज योर सिस्टर क्रोमेटिड, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। जाइगोटिन पेयर थ्रेड, इसमें पेयरिंग होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आपस में पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो ये क्रोमोसोम है ना, तो ये ऊपर में ही ये पेयरिंग शुरू हो जाता है, मतलब आपस में इसका कनेक्शन शुरू हो गया ना, तो ये पेयरिंग शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है। इसको हम पेयरिंग को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो बताना पेयरिंग। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पेयरिंग अप माइटोसिस के कौन से फेज, प्रोफेज फर्स्ट के फेज में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जाइगोटिन। पैकेटिन थिकरेट, इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। अब ये जो है ना क्रॉसिंग ओवर होगा, एक एक दूसरे पे फुल्ली जो है क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है, सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब बताया था कि ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल कैरी अप होता है, ठीक है। और इसमें जो है स्ट्रक्चर बनता है दैट इज योर काइस माटा। अब डिप्लोटिन, इसमें दो अलग अलग थ्रेड बनते हैं, बताता हूँ मैं कैसे। होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें क्या होता है कि अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अटैच्ड होते हैं, फुल्ली अलग नहीं होते। और न्यूक्लियस इन्वेलप जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है और साइनोप्योनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, एक्चुअली क्या है कि जो ये क्रोमोसोम है ना, ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ ना एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे डायग्राम अच्छा बन नहीं पा रहा है ना, मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ और आगे इमेजेस भी लगे हुए हैं तो आपको उससे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे थे डिप्लोटिन डायकाइनेसिस, ये लास्ट फेज है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो स्पिंडल फाइबर, हमने माइटोसिस पढ़ा, क्रोमोसोम, अब स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, वही तो करेगा, स्पिंडल फाइबर है यहाँ पे, है ना। फिर वही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो पार्ट है एक जगह से दूसरी जगह स्पिंडल फाइबर जाके मूव करेगा, फिर अटैच होगा, फिर इसके अंदर न्यूक्लियस बनेंगे, एक कवरिंग हुआ एंड दैट सेल फर्दर सेपरेट। प्रोफेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखो डायग्राम, लैपोटीन दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, होमोलोगस। जाइगोटीन एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब शेयरिंग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होगा। पैकेटिन ये देखिए टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, इसके बीच में जेनेटिक मटेरियल का शेयरिंग हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये जो दोनों ब्लू ब्लू है दैट इज योर सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और देखिए दो अलग अलग कलर से, और ये जो दोनों पार्ट है दैट इज योर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो डिप्लोटिन में क्या होता है, ये सेपरेट तो हो गया है लेकिन फुल्ली नहीं हुआ है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, आपको एक्स टाइप दिख रहा है, तो इसी पार्ट को क्या बोलते हैं ना, काइजमाटा एक्चुअली बोल सकते हो या साइनोनिप्टल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप पूछा जाए, अगर मान लो पूछा जाए कि साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किससे बनता है, तो आप सीधा बताओगे किसमें, किससे बनता है, डिप्लोटिन में। और डाइकाइनेसिस में ये फर्दर सेपरेट होता है, कंडेंस होता है, फुल्ली कंडेंस हो जाता है और फर्दर जो है न्यूक्लियस इन्वेलप डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है और फिर स्पिंडल फाइबर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें दूसरा फेज, वो हम जो प्रोसेस पढ़ रहे थे ना दैट इज योर प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट खत्म हुआ है अभी सिर्फ, उसके अंदर फर्दर जो 5 स्टेप्स थे, अब आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज अब फर्दर जो सारा सेम प्रोसेस रहेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, लाइनिंग अप होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड करेंगे सेंटर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को और आपस की तरह खींचेंगे, दैट इज अलाइनमेंट एंड एट इक्वेटर, मैंने बताया था ना। एनाफेज में क्या होता है कि जो नॉन क्रोमेटिड होता है पुल अप होते हैं अपोजिट पोल पे, आपने ये देखा था ना पुल अप, ये पोल है आपका, ये आपका आपका जो वो स्पिंडल फाइबर है और क्रोमोसोम जो है पुल अप होना शुरू हो जाता है, दैट इज एनाफेज।
एंड देन टेलोफेज में फिर फर्दर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाएगा और अपोजिट फोल्ड में फुल्ली अटैच हो जाएंगे और जो सेल जो है डिवाइड इनटू हो जाएगा टू हैप्लॉइड डॉटर सेल बाय साइटोकाइनेसिस। देखिए यहाँ साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट आफ्टर न्यूक्लियर। यहाँ पे एक अलग न्यूक्लियर, फिर यहाँ पे अलग न्यूक्लियर है ना, और फिर जो है ये इसके बीच में डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे दो दो सेल बना है, दो और बनेगा, फिर वो जब कब बनेगा, जब म्यूसिस 2 में जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज 2 क्रोमोजोम का सेम है, ये टोटली डिट्टो एज माइटोसिस में कोई डिफरेंस चीज नहीं है। क्रोमोजोम कंडेंस करेगा अगेन। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स, यहाँ ध्यान रखेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब कि n नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड डिप्लॉइड मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यू स्पिंडल फाइबर मेटाफेज 2 अलाइन होगा। ठीक है, ये आप ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेना, मैं फोर डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये देखो क्रोमोजोम कंडेंस है, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये देखो स्पिंडल फाइबर है यहाँ पे, है ना, ये जो ये स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, मेटाफेज में इक्वेटर पे अलाइन हो गया, दैट इज द इक्वेटर। ठीक है, अब देखो ये जो क्रोमेटिड है, ये देखो अलग अलग कलर से दिखाने का मतलब क्या है कि जो अलग अलग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना आपस में फ्यूज हो गए हैं, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफॉर्म हो गया एक जगह से दूसरे, एक जो एक क्रोमोजोम और अनदर क्रोमोजोम से आपस में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो क्रोमेटिड्स जो है अपोजिट पोल पे जाके अटैच हो गया, दैट इज योर एनाफेज, मैंने बताया था। और फर्दर जो है ये पहले क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियाई का अलग अलग न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस। और फिर यही न्यूक्लियस का क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, बीच से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दो सेल बन गया। ठीक, और यहाँ से दो सेल बने। तो मैंने क्या बताया था कि माइटोसिस में कितने सेल बनते हैं, टोटल 4 डॉटर सेल, और मियोसिस में कितने बनते हैं, 2। तो आज के लिए इतना ही था। इसमें आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फिर ठीक है मियोसिस पढ़ा, माइटोसिस पढ़ा, फिर लैपोटिन जैगोटिन, मानता हूँ कि तरह कॉम्प्लेक्स है। तो आपको एक बार मैं नोट्स जो है, जब एचएपी यूनिट 1 कम्प्लीटली डन हो जाएगा लेक्चर, तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। आप नोट्स को थॉरो रीडिंग करेंगे, वीडियोस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करो और इस फैमिली को और बड़ा करें। ठीक है, तो आज के लिए आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। सबको धन्यवाद, थैंक यू।